और केस स्टडी जो है वो ओवरऑल हाउ टू सिंप्लीफाई योर फाइनेंशियल गोल्स इन्वेस्टमेंट्स, इसके बारे में आज ये रहेगी. Specifically, when we have discussions with a lot of investors regarding planning, financial planning as per their risk profile, as per their financial goals, तो जब मतलब फाइनल रिपोर्ट्स जब बनते हैं तो लॉट ऑफ टाइम डिस्कशंस आर हैपनिंग, क्योंकि इनिशियली व्हाट वी सजेस्ट दैट कि गोल वाइज, आपके रिस्क प्रोफाइल वाइज, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन वाइज एक पोर्टफोलियो हर एक गोल के लिए एक कैटेगरी टाइप ऑफ पोर्टफोलियो बनना चाहिए कि इतना स्मॉल कैप इस पर्टिकुलर गोल के लिए होना चाहिए, इतना मिड कैप, इतना लार्ज एंड मिड कैप, या इतना मल्टी कैप, वैल्यू, फ्लेक्सी कैप, डिपेंडिंग, या लार्ज कैप, हाइब्रिड, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल, द इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ दैट इन्वेस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल. ठीक है, तो ये जब डिस्कशन हो जाता है तो लॉट ऑफ टाइम व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि हर एक गोल के लिए अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट नॉर्मली जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा ऐड कर सकता है. अगर हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि भाई ये फाइनेंशियल गोल है, एग्जांपल एक रिटायरमेंट का गोल है जिसमें we can have some allocation towards large cap, some allocation towards large and mid cap, flexi cap, multi cap, because retirement is not about कि आप at the age of 55 आप retire हो गए. तो retirement is all about 55 till life expectancy. अगर वो life expectancy 85 की है तो डेफिनेटली उसमें इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस है अगर वो 10 15 20 साल का है, तो डेफिनेटली आई थिंक इन दैट पर्टिकुलर केस इवन पोस्ट रिटायरमेंट आल्सो यू कैन हैव गुड हेल्दी इक्विटी एसेट क्लास एलोकेशन. और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपका यू कैन नॉट हैव मेजर एलोकेशन इनटू इक्विटी, मेजरली डेट में करना पड़ेगा आपको, तो ऑब्वियसली उतना प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आपको करना पड़ेगा डेट साइड में. सो उस हिसाब से, सो अगेन कमिंग बैक टू द केस स्टडी, तो एक इन्वेस्टर के साथ डिस्कशन चल रहा था और उनको ये चाहिए था कि हर एक गोल के लिए मुझे अलग अलग फंड्स चाहिए. तो एग्जाम्पल उनके 5-6 गोल्स थे, मतलब एक रिटायरमेंट का था, एक घर मतलब ड्रीम होम लेने का था, एक जो था वो बच्चों के हायर एजुकेशन का था, एक जो था वो बच्चों के मैरिजेस का था. तो ऐसे अलग अलग 4-5 गोल्स थे. अब वहां पे कैटेगरीज पहले जब बात हुई कि भाई ये कैटेगरीज ऑफ फंड्स हमने लेनी चाहिए, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग ऑफ फंड्स वगैरह वो हो सकता है. तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, हर एक गोल के लिए अलग अलग फंड्स में करूंगा. मतलब 5-6 अगर आपके गोल्स है और उसमें मैं सजेस्ट करूं कि लॉन्ग टर्म गोल्स है, 3 गोल में स्मॉल कैप फंड्स होने चाहिए, तो क्या हर एक गोल के लिए अलग अलग स्मॉल कैप फंड लेते बैठेंगे हम? सो आई थिंक ये कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा ऐड नहीं होना. और ये बहुत ज्यादा लोगों को लग रहा है कि यार ये मतलब हर एक गोल के लिए मैं अलग ट्रैकिंग करूंगा. नहीं, आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा प्रोसेस. मतलब 20-25 फंड्स आपके वहां पे क्रिएट हो जाएंगे. बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं मैं अलग अलग फोलियोज क्रिएट करूं क्या, तो मेरा एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है कि अलग अलग फोलियोज भी क्यों क्रिएट करने हैं आपको. आप एक ही फोलियो में वो एक समेशन करके इन्वेस्टमेंट्स करके उस पर्टिकुलर कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट्स आप वहां पे कर सकते हो, तो उसमें वैसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. ट्रैकिंग भी काफी आसान हो सकती है उस वजह से आपकी. तो यहां हर एक चीज को कॉम्प्लिकेट करने का कोई लॉजिक वहां पे ज्यादा बनता नहीं है. इट्स बेटर कि आपने समेशन करना चाहिए कि भाई ओवरऑल रिटायरमेंट में मुझे से एग्जांपल 20 लाख रुपए का स्मॉल कैप लेना है, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के 25 लाख का लेना है, मैरिज के लिए 15 लाख का लेना है, यानी कि 25 + 15 40 और 20 60 लाख रुपए आपको स्मॉल कैप में एलोकेशन लेना है. तो आप एक ही स्मॉल कैप फंड लेके वो 60 लाख का एलोकेशन ले सकते हो. उसमें जो भी रिक्वायर्ड एसआईपी अगर आपके कैलकुलेशंस में आ रही है, वो भी एसआईपी अगर स्मॉल कैप में आपको करनी है तो उसी फंड में होनी चाहिए. आई थिंक इट विल मेक योर ओवरऑल ट्रैकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मच इजियर. प्लस अभी आप बोलोगे सर बट अलग अलग गोल वाइज कैसे हम कैलकुलेशंस करेंगे, तो यहां पे अगर आप आपके फाइनेंशियल गोल्स के कैलकुलेशंस कर रहे हो तो वहां पे रैशनल रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस लेके आपने सारी चीजें करनी चाहिए. अगर आपका रैशनल रेट ऑफ रिटर्न 12% का है, आपने एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर 12% आपने लिया है, सो अगर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 12% से ज्यादा का सीएजीआर अगर आ रहा है या फिर एक्सआईआरआर 12% के ऊपर अगर आ रहा है, so in that particular case you are in right direction, you are on right track to achieve that particular goal. तो सिंप्लीफिकेशन रख के, सिंप्लीफाइड पोर्टफोलियो रख के
प्रोसेस को अच्छी तरीके से फॉलो करके अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सारे पोर्टफोलियो बना के, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन से सारे पोर्टफोलियो बना के आप काफी अच्छी तरीके से ये पोर्टफोलियो ट्रैकिंग भी कर सकते हो, फाइनेंशियल गोल्स भी उसमें अचीव हो जाएंगे। और एक सिंप्लीफाइड वे से एक पेज पे आपको आना चाहिए कि भाई आपने अगर फाइनेंशियल प्लान, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल प्लान डिस्कशन हो सकता है 15 20 25 पेजेस की आपकी रिपोर्ट बने, बट अल्टीमेटली व्हेन एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, सारी चीजें हो गई, एक पेज पे लेके आप आपके फाइनेंशियल प्लान को ट्रैक कर सकते हो। इतना आसान वो इंप्लीमेंटेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। अगर आप कॉम्प्लिकेट करते जाओगे चीजें चीजें तो इन दैट पर्टिकुलर केस इंप्लीमेंटेशन और ज्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी चीजें हम पोस्टपोन करने लग जाते हैं। कभी भी हमें लगता नहीं है कि कंट्रोल वहां पे आया है पोर्टफोलियो पे। तो ये बिल्कुल गलतियां मत कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और नंबर ऑफ फंड्स फॉर एनी नंबर ऑफ गोल्स वो लिमिटेड ही होनी चाहिए। आपके 5 से 6 के ऊपर आपके फंड्स ज्यादा जाने नहीं चाहिए। अगर मैं इक्विटी और हाइब्रिड मिला के बात कर रहा हूं, उसमें एक आध दूसरा डेट फंड आप और एक ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। ये हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लगता है।